नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त सुर्खियों का। अब जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू, पुलिस ने हिरासत में लिए कई लोग। पैलेट गन विवाद में एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी के धरने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र ने राजनीतिक मंजूरी देने से किया इनकार। तारिक रहमान का भारत दौरा फिर से टला, अगस्त में नई तारीख पर बातचीत जारी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब मैं अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर देखता हूं। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नारे लग रहे हैं। शुक्रवार देर रात आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हंगामा भी हुआ। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम के सोशल मीडिया अभियान से जुड़े बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हुए आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता का आधार बनाने की मांग की। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जाति देखे बिना शिक्षा, कोचिंग और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी गई थी, जहां पर अधिकतम 500 लोगों को शाम 4 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी। इसके बावजूद कई लोग जंतर मंतर पहुंच गए। इस घटना से आरक्षण को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़क, शिक्षक, शौचालय और सुरक्षित क्लासरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अब जेन ज़ी नहीं बल्कि जेन अल्फा कर रहे हैं। हमीरपुर में करीब 300 बच्चों ने स्कूल तक खराब सड़क के खिलाफ 6 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। लखनऊ में करीब 250 छात्राओं ने शिक्षकों की कमी और सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में दिव्यांग छात्रों ने शौचालय, सफाई और सुरक्षित क्लासरूम की मांग उठाई। UDISE+ के आंकड़ों के मुताबिक देश में 14.5 लाख से ज्यादा स्कूल और करीब 24.5 करोड़ छात्र हैं। देश में 1 लाख से अधिक सिंगल टीचर स्कूल हैं, जहां पर 29 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। करीब 67% स्कूलों में इंटरनेट और 63% में काम करने वाले कंप्यूटर हैं। डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ 7% स्कूलों में है। दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय करीब 40% स्कूलों में ही है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ाना कितना जरूरी है। BCI चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी युवा वकीलों पर मनन कुमार मिश्रा भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चुनाव का मामला है, पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव है। आप जिसको लड़ना है, जिसको अगर मनन मिश्रा से शिकायत है, चुनाव के माध्यम से आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव में डिफीट करो। वो प्रजातांत्रिक तरीके से है। ये सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक के ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और हमारे वकील समाज जो वकील सचमुच में है वो बर्ताव। राहुल गांधी के 4-5 घंटे धरने पर बैठने के बाद आखिरकार शुक्रवार को पैलेट गन विवाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, जंतर मंतर पर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल लोचब के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये कार्रवाई राहुल गांधी के साहिल के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने और केस दर्ज करने की मांग के बाद हुआ। राहुल गांधी ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरना दिया था। कांग्रेस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन से साहिल को गंभीर चोटें आई। राहुल ने कहा कि साहिल के शरीर में कई पैलेट हैं और उसकी आंख को भी नुकसान हुआ है। अब पुलिस की जांच में यह पता चलेगा कि साहिल की चोट किस हथियार से लगी, पैलेट कहां से आए और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई क्या थी। मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो और अन्य सबूत जांच में अहम होंगे। एफआईआर दर्ज होने से पहले साहिल ने आप बीती सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी आरडी में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। राहुल के धरने पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे छात्रों के न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश बताया। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना
न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के बाद रद्द हो गया है। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका और ब्रिटेन जाना था। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी, लेकिन अमेरिका के कार्यक्रम को मंजूरी के मानकों के मुताबिक नहीं पाया गया। मंत्रालय के मुताबिक विदेशी यात्राओं में कार्यक्रम और उद्देश्य की समीक्षा की जाती है। वहीं तेलंगाना सरकार का कहना है कि दौरे का मकसद निवेश, शिक्षा और राज्य के विकास को बढ़ावा देना था। सरकार ने सवाल उठाया कि जब ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी मिल सकती है तो अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। अब रेवंत रेड्डी अमेरिका के बजाय लंदन से सीधे हैदराबाद लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो साझा कर भारत की पर कैपिटा इनकम पर सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है भारत की पर कैपिटा इनकम। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2800 और बांग्लादेश की है $2900। उनकी हमसे ज्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1600 और बांग्लादेश की थी $1100। आज बांग्लादेश हमसे ज़्यादा आगे निकल गया। स्विट्ज़रलैंड की पर कैपिटा इनकम है $1,15,000, सिंगापुर की $99,000, यूएस की $90,000। 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। हमें क्या पता था कि ये विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग देश को इतना लूटेंगे, इतना चूसेंगे कि 12 साल के बाद देश बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का 23-24 अगस्त को प्रस्तावित भारत दौरा फिलहाल के लिए टल गया है। दौरे की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अगस्त के अंत तक नई तारीख तय करने की कोशिश की जा रही है। भारत में रहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत और राजकीय भोज की योजना थी। भोज के निमंत्रण भी भेजे गए थे जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से फुल ड्रेस रिहर्सल से जुड़ा बयान भी जारी हुआ था जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की पुष्टि नहीं की। वहीं बांग्लादेश की ओर से भी कहा गया है कि कोई अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के वर्षों में रिश्तों में तनाव रहा है। ऐसे में रहमान की संभावित भारत यात्रा को दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। साउथ कैरोलिना की एक रैली में ट्रंप ने कहा कि वो अब हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन अभी सही समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा होने पर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के सैन्य विकल्प खत्म हो गए हैं। हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों का कारोबार होता है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ी है। अब दुनिया की नजर दोनों देशों के अगले कदम पर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। सुबह 11 बजे फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।